इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। खबरों का सफर शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। पाकिस्तान के थाने पर आत्मघाती हमला, 12 पुलिसकर्मियों की मौत, 40 लोग घायल। धमाके में पुलिस स्टेशन समेत 3 इमारतें गिरी। दिनेश फोगाट समेत 8 पहलवान सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सांसद ब्रजभूषण पर एफआईआर की अपील। विवाद के बीच रेसलिंग फेडरेशन के चुनाव पर भी रोक। केरल को पीएम मोदी का डबल गिफ्ट, वंदे भारत और वाटर मेट्रो का आज देंगे तोहफा। दतिया में धूमधाम से मना मां पीताम्बरा का प्रकटोत्सव। मुख्यमंत्री शिवराज और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने खींचा मां का रथ, बनेगा माई का लोग। और केदारनाथ धाम के कपाट खुले, मंदिर को 20 क्विंटल फूलों से सजाया। खराब मौसम के बाद भी दर्शन के लिए उमड़े तीर्थयात्री। आतंकिस्तान पाकिस्तान में एक बड़े धमाके से पूरा का पूरा पाकिस्तान हिल गया है। यहां पर पुलिस थाने में हुए एक आत्मघाती हमले में 12 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। 40 लोग घायल होने की भी खबर है। इस धमाके के बाद आसपास की 3 इमारतें भी गिर गई, जिसमें पुलिस स्टेशन की इमारत भी शामिल है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के स्वात जिले के कबाल शहर में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के पुलिस स्टेशन पर सोमवार देर रात आत्मघाती हमला हुआ और इस हमले में करीब 12 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। लोगों को सही इलाज देने के लिए आसपास के सभी अस्पतालों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। हमले के बाद खैबर पख्तूनवा में हाई अलर्ट है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि धमाकों में पुलिस स्टेशन की छत गिर गई, जिससे कई लोग मलबे के अंदर दब गए हैं। आपको बता दें कि अधिकारियों के मुताबिक विस्फोट में 3 बिल्डिंगें ध्वस्त हो गई हैं। विस्फोट के तुरंत बाद पुलिस स्टेशन में आग लग गई थी, जिसमें पुलिसकर्मियों की झुलसकर मौत हो गई। पाकिस्तान आर्मी इलाके में कई दिनों से आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है। माना जा रहा है कि शायद यही उसका सबब रहा हो, लेकिन एक दूसरे अधिकारी, पाकिस्तान के दूसरे अधिकारी डीआईजी खालिद सोहेल का कहना है कि पुलिस स्टेशन पर कोई आत्मघाती हमला नहीं हुआ है, बल्कि धमाका स्टेशन के स्टोर रूम में रखे हथियारों और बारूद वाली जगह पर हुआ। उन्हें शक है कि ऐसा किसी की लापरवाही से हुआ होगा। हालांकि अभी तक कहा जा सकता है कि असल कारणों का भी खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन शुरुआती जानकारी से पता चला है कि रात करीब 8:20 पर पुलिस स्टेशन कैंपस के भीतर विस्फोट हुआ। कैंपस में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट यानी कि सीटीडी का ऑफिस और एक मस्जिद भी है। पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं पाकिस्तानी वेबसाइट डॉन के मुताबिक खैबर पख्तूनवा में 2023 के शुरुआती 3 महीने में हुए आतंकी हमलों में 125 पुलिस वालों की मौत हुई है, जबकि 212 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक तंगी से बेहाल देश में 90 दिनों में ही 25 हमले हो चुके हैं। तो कहा जा सकता है कि पाकिस्तान अब अपने ही जाल में फंसता जा रहा है। दूसरे देशों में बम विस्फोट कराने वाला पाकिस्तान अब खुद ही इन विस्फोटों की चपेट में आ चुका है। और आप देख सकते हैं किस तरह से पाकिस्तान में ये विस्फोट हुआ है, जिसमें अब खुद ही वर्दीधारी लोग इसमें काल के गाल में समा गए हैं और पूरी तरह से यहाँ पर पाकिस्तान की व्यवस्थाएं चौपट होती नज़र आ रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं स्वात शहर की है। खैबर पख्तूनवा में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में करीब 12 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। 40 लोग इसमें घायल हैं। आसपास की 3 बिल्डिंगें भी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं। सोमवार को भी दक्षिणी कर्नाटक इलाके में भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं ने रैलियां की।
और फोकस होकर यहां पर कहा जा सकता है कि कर्नाटक पूरी तरह से फोकस कर लिया गया है। अमित शाह ने अपनी रैली के दौरान ये एक बड़ा बयान भी दिया कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो वो मुस्लिम आरक्षण को वापस ले आएगी। यानी कि सीधे तौर पर यहां पर कहा जा सकता है कि हिंदू वोटरों को यहां पर एक अपील की गई है, एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं अब कर्नाटक का चुनावी पूरी तरह से पोलराइजेशन की ओर बढ़ चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर तमाम अपने नेताओं को उतार दिया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हेमंत बिस्वर्मा और देवेंद्र फडणवीस को भी हम देख सकते हैं। ये तमाम ऐसे पार्टी के तमाम वो चेहरे हैं जिन्हें उतार दिया गया है। येदियुरप्पा पे सबकी निगाहें हैं क्योंकि येदियुरप्पा लिंगायत समाज से आते हैं और येदियुरप्पा कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर है कि जिसकी तरफ भी लिंगायत समाज होगा उस पार्टी की विजय होगी। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद लगातार कर्नाटक पे फोकस किए हुए हैं और रैलियां कर रहे हैं। बहुत कहा जा सकता है मुख्य फोकस में है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी स्टार प्रचारकों में शामिल हैं। तो यानी कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार फोकस कर रही है। दूसरी ओर कांग्रेस भी यहां पर अपनी ताकत झोंक रही है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दक्षिण के अपने इस किले को बचाने में जुटी हुई, से कहा जा सकता है कि निश्चित तौर पर पूरा का पूरा फोकस यहां पर भारतीय जनता पार्टी का कर्नाटक में दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल को पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात देने जा रहे हैं और केरल को ये पहली वंदे भारत ट्रेन मिलेगी। और जिस तरह से देश भर में वंदे भारत ट्रेन का जाल फैलता जा रहा है उसमें अब केरल भी अछूता नहीं रहा है और केरल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात देने जा रहे हैं। दक्षिण का सुदूर जो राज्य है वहां पे अब वंदे भारत एक्सप्रेस दिखाई देगी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाटर मेट्रो की भी एक बड़ी सौगात केरल को देने जा रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि अद्भुत तकनीक और अत्याधुनिक व्यवस्थाओं से सुसज्जित वंदे भारत और वाटर मेट्रो से अब केरल की जनता भी अब रूबरू हो सकेगी। और जिस तरह से लगातार दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी फोकस कर रही है उसमें यह भी एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। इसका कई पॉलिटिकली कहा जा सकता है कि एक एडवांटेज भारतीय जनता पार्टी लेना चाहेगी। हमने देखा था अब से कुछ समय पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने आरएसएस को भी वहां पे पथ संचलन की अनुमति दी थी, जिसके बाद एक बड़ा पथ संचलन केरल में हुआ था। और उसके ठीक बाद अगर इस प्रोग्राम को अगर हम आप देखें, इस कार्यक्रम को देखें, तो जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब केरल पहुंच रहे हैं और वंदे भारत एक्सप्रेस की एक बड़ी सौगात यहां पर केरल को दी जाएगी। वाटर मेट्रो की भी बड़ी सौगात केरल को दी जाने वाली है। तो मिशन दक्षिण पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि पूरे देश को वंदे भारत ट्रेन से लगातार जोड़ते जा रहे हैं। बेहद ही अत्याधुनिक तकनीक से लैस है वंदे भारत एक्सप्रेस। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के भोपाल से भी, रानी कमलापति स्टेशन से भी वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की थी, जो कि भोपाल से दिल्ली तक चली थी। और अब इस नई ट्रेन जो कि केरल से शुरू हो रही है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि यात्रियों के लिए एक नया अनुभव, और नाम भी वंदे भारत है। तो निश्चित तौर पर पूरे देश को एक नए कनेक्टिविटी से जोड़ते जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस बीच बड़ी खबर एनआईए के छापे से जुड़ी हुई है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार सहित देश के कई राज्यों में एक बड़ी छापेमार कार्रवाई की है। पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर यह छापेमार कार्रवाई की गई। लगातार एनआईए की जो टीम है वो पीएफआई को फॉलो कर रही है। हम आपको बता दें कि प्रतिबंधित आतंकी संगठन है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसकी सबसे बड़ी जो शाखाएं हमने दक्षिण के राज्यों में देखी। लगातार पीएफआई के जो आतंकी हैं वो अपना नेटवर्क बढ़ाने में जुटे हुए हैं। इससे पहले हमने देखा था कि मध्य प्रदेश के सिवनी और भोपाल इलाके से भी एनआईए ने संदिग्धों से पूछताछ की थी, और जिसके बाद ये लगातार अब ये जो बड़ी छापेमार कार्रवाई की है, बताया जा रहा है कि पहले से ही जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था उसके आधार पर जो इनपुट मिले हैं उसके बाद एनआईए ने ये बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें इस समय की बड़ी खबर, एनआईए ने मध्य प्रदेश सहित उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में बड़ी छापेमार कार्रवाई की है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर। हमारे साथ हमारा न्यूज एडिटर अभय तिवारी जी जुड़े हुए हैं। अभय जी, कितनी बड़ी ये कार्रवाई है और किस तरह के इनपुट यहाँ पर एनआईए को मिलते दिखाई दे रहे हैं? देखिए आशुतोष जी, एनआईए ने पहले भी यहाँ पर जो है वो कई बार गोपनीय तरीके से सूचनाएं प्राप्त की थी,
और चूंकि उज्जैन उज्जैन जिले के कुछ क्षेत्र जो हैं वो सिमी के गढ़ माने जाते हैं, खासतौर से महिदपुर, उन्हेल, नागदा और आसपास के और एरिया कुछ ऐसे हैं जिन पर सिमी का काफी वर्चस्व रहा है। और जो पीएफआई है वो कहीं ना कहीं जितने सिमी के जो लोग थे वो इन दिनों पीएफआई के माध्यम से ही अपनी गतिविधियों को संचालित करते हैं। तो इस तरह के इनपुट खुफिया तंत्र को पहले भी मिल चुके थे और अभी भी ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर एनआईए ने काफी गोपनीय तरीके से कुछ लोगों को जो है वो इंटरसेप्ट किया भी है और उनसे पूछताछ भी कर रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि कुछ बड़े शायद उनके पास में इनपुट थे। चूंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि उन्हेल का जो क्षेत्र रहा है उसमें अभी जो आमिल परवेज रहा उसको तो फांसी की सजा हुई गुजरात के मामले में। इसके पहले सफदर नागौरी रहा है, उसको फांसी की सजा हुई है, जो सिमी का अंतरराष्ट्रीय महासचिव रहा है। तो कुल मिलाकर ये कि उज्जैन सिमी को लेकर जितना सक्रिय था उतना इन दिनों पीएफआई को लेकर भी सक्रिय रहा है। हालांकि पीएफआई से जुड़े लोग ये कहते हैं कि हम तो सामाजिक संगठन है, हम तो गरीबों का काम करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन खुफिया तंत्र को जो जानकारियां मिलती हैं उनके बारे में वो ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये लोग जो है वो आतंकवादी संगठनों के साथ इनके तार जुड़े हो सकते हैं, पाकिस्तानी एजेंसियों के साथ इनके तार जुड़े हो सकते हैं। तो एनआईए की जो कार्रवाई है उसको जो है बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि कई बड़े मूवमेंट इसके बाद में होंगे, कुछ जानकारियां जुटाएगी, उसके बाद में कुछ लोगों को शायद गिरफ्तार भी किया जाए और कुछ साहित्य भी बरामद किया जाए और काफी कुछ होने की संभावना बताई जा रही है। आशुतोष जी बिल्कुल, आप यानी कि आप कह रहे हैं अभय जी, जिस तरह से हमने देखा था कि सिमी ने नाम बदल के फिर इंडियन मुजाहिदीन कर लिया था, वो सिमी के गुर्गे जो है इंडियन मुजाहिदीन में गया था। अब इंडियन मुजाहिदीन के बाद अब पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, लगातार अपनी जो शाखाएं बढ़ाता जा रहा है, इस्लामिक मुल्क बनाना चाहता है भारत को, जो मेन जो इसका एजेंडा जो अब तक समझ में आ रहा है। और इसको लेकर कहना कि बड़े पैमाने पर आईएसआई जो कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी है उसको फंडिंग भी दे रही है। आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो नेटवर्क लगातार फैलाते जा रहे हैं, तो टारगेट ये किन लोगों को करते हैं, किन्हें अपना जो है संगठन में शामिल करते हैं ये? देखिए आशुतोष जी, पहले क्या होता था कि सिमी के जो लोग थे वो इस्लामिक स्टूडेंट ऑफ मूवमेंट के नाम से वो काम कर रहे थे, मतलब छात्रों का संगठन कहा जाता था सिमी पहले प्रारंभ में, और इसी तरीके से उनकी कार्रवाई भी होती थी। और वो ये चाहते थे कि छात्रों को जोड़ा जाए और छात्रों के माध्यम से वो बाद में अपनी गतिविधियों को संचालित कर रहे थे। लेकिन काफी समय के बाद में जब ये पता चला, जैसे गुजरात के दंगे हो या साउथ के अंदर जो केरला वाला क्षेत्र हो, वहां पर सिमी की जब गतिविधियां देखी गई या कहीं बम विस्फोटों में सिमी के लोगों को शामिल देखा गया, तो पता चला कि ये जो छात्र राजनीति के नाम पे, छात्रों को जोड़ने के नाम पर ऐसे अतिवादियों को जोड़ने का काम कर रहे हैं जो राष्ट्र को तोड़ना चाहते हैं। जब सिमी पे तगड़ी कार्रवाई हुई तो इसके बाद इन लोगों ने अपना नाम चेंज कर दिया, इंडियन मुजाहिदीन कर दिया। फिर इसके बाद में आप देख रहे हैं कि ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये सिर्फ नाम बदल रहे हैं, चेहरा इनका वही है। और ये अब आज की तारीख में आप शायद ये चौंकाने वाली बात ये कि पहले ये इस तरीके के लोगों को जोड़ते थे जो कम पढ़े लिखे हैं, छोटे धंधे करते हैं, लेकिन आजकल इन लोगों का टारगेट बहुत पढ़े लिखे, बहुत सोफिस्टिकेटेड इंजीनियर, पत्रकार और भी कई तरह के ऐसे लोग हैं जो अच्छे अच्छे धंधों में, लेकिन आप उनको शायद पहचान पाना मुश्किल होता है। एक तरह से देखा जाए तो ये स्लीपर सेल्स होते हैं जो जिनके बारे में आमतौर पर ये धारणा होती है कि ये बहुत अच्छे समाज सेवी है और बहुत अच्छा काम करने वाले लोग हैं। लेकिन पीएफआई की जो फंडिंग है वो न केवल इंटरनेशनल लेवल पर बल्कि जो बड़े व्यापारी वर्ग हैं वो इन दिनों पीएफआई को फंड कर रहे हैं। आशुतोष जी, आप ये बड़ी बात कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बड़े व्यापारी भी इनको फंड कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है? क्योंकि जब ये राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी गतिविधियां चलाते हैं, देश में विस्फोट करना, देश में अराजकता फैलाना, वैमनस्यता फैलाना, कहा जा सकता है कि बहुसंख्यक समाज को टारगेट करना, ये तमाम ऐसी गतिविधियां हैं देश में रहकर भी ये लोग संचालित कर रहे हैं। और ये बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि इस तरह के संगठनों को लोकल सपोर्ट भी मिलता है। भाई जी जी बिल्कुल बिल्कुल। लोकल आशुतोष जी, बिना लोकल सपोर्ट के कोई भी संगठन का चला पाना, उसको गति दे पाना बहुत असंभव होता है। लेकिन ये बात भी सही है कि कहीं ना कहीं इन जो भी संगठन, जितने भी संगठन देश विरोधी गतिविधियों में शामिल नजर आते हैं, उनका कनेक्शन भले परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से सीधा जाके लाहौर या कराची की तरफ जाकर मिलता है। तो जब आप देखेंगे इसमें, जब सरकार इसमें और सख्त कदम उठाएगी और महत्वपूर्ण जानकारियां जब सामने आएगी, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तानी कनेक्शन इसके अंदर सामने आएगा। और ये बात बिल्कुल सच है कि इन दिनों
जो आतंकवाद का जो चेहरा है वो धीरे धीरे बदलने लगा है। आप देखेंगे पिछले कुछ सालों के दौरान आपको ऐसे लोग उसके अंदर शामिल नजर आएंगे जिनके बारे में कभी सोचा नहीं जाता था, जैसे प्रोफेसर क्लास के लोग हैं, डॉक्टर क्लास के लोग हैं, और कई बार तो जो है वो पुलिस के लोग भी उसमें शामिल पाए गए हैं। दूसरी कश्मीर वगैरह इधर उधर की जो देखा गया है वहां पर, तो अब जो है वो चेहरा बदलने लगा है। अब हम लोग जो है वो शायद उनको पहचान पाने में, मैंने बताया कि स्लीपर सेल जो है वो अब ज्यादा काम कर रही है, और स्लीपर सेल को पहचान पाना खुफिया तंत्र के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है। आम लोगों के बीच में घुल मिल जाते हैं, आम लोगों के बीच में सेवा कार्य करते हैं। जैसे पीएफआई ने कोरोना काल के अंदर यहाँ पर बड़ा गरीबों को अन्न बांटे, उनके पैकेट्स बांटे, और पीएफआई के बड़े वीडियो चले, खबरें चली उनके बारे में, और लोग ये समझ ही नहीं पाए कि पीएफआई आखिर चाहती क्या है। लोगों को लग रहा था कि इसका एक सामाजिक चेहरा है, ये जनता की सेवा के लिए काम कर रहा है पीएफआई, और उनके दावे भी कुछ इसी तरह के थे कि हम लोग तो जो है वो एक सामाजिक संगठन है, हमारे साथ में पढ़े लिखे और समझदार लोग जुड़े हुए हैं, व्यापारी जुड़े हुए हैं। तो ये जो आप लगातार जो देख रहे हैं बदलता हुआ जो परिदृश्य है, इसके अंदर कहीं ना कहीं वो लोग, उन लोगों का चेहरा एक्सपोज होने लगा है आशुतोष जी। बिल्कुल, यानी कि स्लीपर सेल अगर समझा जाए, अगर आपने जिस तरह से विस्तृत बताया है, वो लोग जिनके जहन में कुछ और होता है, दिखावा कुछ और करते हैं, सामाजिक तौर पर दिखाएंगे कि बहुत ही हम समाज की सेवा कर रहे हैं, ये लोग आपके आसपास ही मौजूद रहते हैं अभय जी, जिस तरह से आप समझा रहे हैं। और वो उनका जो लेकिन एजेंडा रहता है बहुत ही घातक होता है, जिसमें आम भारतीयों की हत्या से लेकर विस्फोट करना, अराजकता फैलाना, देश में वैमनस्यता फैलाना और मजहबी उन्माद फैलाना। और जिस तरह से ये पीएफआई यहाँ पर तेजी से बढ़ रहा, हम ये भी बात बहुत हैरान करने वाली कि दक्षिण भारत से पीएफआई की जड़ें काफ़ी जुड़ी हुई है, लेकिन अब धीरे धीरे उत्तर भारत में भी ये अपने लगातार जो अपने सिंडिकेट को बढ़ाता जा रहा है। जी 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 चलिए, बहुत केरल शुरू से ही इस मामले में आगे रहा है, और अब आप देखेंगे कि शायद मध्य प्रदेश के अंदर भी बड़े मामलों का खुलासा होगा आशुतोष जी। अब जी बिल्कुल, आप इस खबर पर लगातार नजर बनाए रखिएगा अभय जी, हम आपसे लगातार अपडेट रहते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल इस जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में एनआईए ने बड़ी छापेमार कार्रवाई की है, जहां पे पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, जो कि लगातार अपने सिंडिकेट को, अपनी जड़ों को जमाता जा रहा है, उसके खिलाफ एक बड़ा यहां पर कार्रवाई एनआईए के द्वारा की गई, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा की गई है। हैरानी की बात यह है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जो लोग हैं वो खुद को बड़े समाज सेवी बताते हैं, लेकिन का जो एजेंडा है वो बहुत ही घातक है। और देश में कई जो आतंकी वारदातें पिछले दिनों हुई है, उसमें पीएफआई की हाथ होने की खुलासा भी हो चुका है। और अगली खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड में चार धाम की यात्रा शुरू हो चुकी है, और आज मंगलवार के दिन सुबह करीब 6:20 पर केदारनाथ धाम के कपाट खुले। भारी बर्फबारी के बाद भी, 72 घंटे की भारी बर्फबारी के बाद भी हजारों की तादाद में श्रद्धालु वहां पहुंचे केदारनाथ बाबा के दर्शन के लिए। लगभग 10,000 से ज़्यादा श्रद्धालु यहां पर पहुंच चुके हैं। 20 क्विंटल फूलों से मंदिर को सजाया गया है, और आपको बता दें कि मंदिर के मुख्य पुजारी जगतगुरु रावल भीम शंकर लिंग शिवाचार्य जी ने मंदिर के कपाट खोले। मंदिर को 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। 72 घंटों से यहाँ पर बर्फबारी भी हो रही है। खराब मौसम के कारण आने जाने वाले लोगों को रोका भी गया। इसके बाद भी बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुँचे हैं, और करीब हम आपको बता दें कि ये आंकड़ा करीब 10,000 के करीब पहुँच चुका है। धार्मिक परंपराओं के साथ साथ बाबा केदारनाथ की पंचमुखी भोग की मूर्ति डोली में रावल निवास से मंदिर परिसर में पहुंची। यहां भक्तों ने बाबा के जयकारे लगाए। तापमान यहां पर -6 डिग्री के आसपास है। इसके बावजूद भी लोगों के श्रद्धा और विश्वास में कोई कमी देखी नहीं गई। सुबह 4 बजे से यहाँ पे लंबी लंबी कतारें लग गई थी। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि -6 डिग्री का तापमान है, विषम परिस्थिति है, बर्फबारी भी हो रही है। उसके बावजूद भी श्रद्धालु जो हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए कपाट खुलने से पहले ही वहाँ पहुँच चुके थे। और आपको ये भी बता दें कि बद्री धाम के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे। चार धाम की यात्रा शनिवार को अक्षय तृतीया से शुरू हो चुकी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, विष्णुदत्त शर्मा का कर्नाटक दौरा शुरू हो चुका है।
वी.डी. शर्मा भी अब कर्नाटक में अब चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं और देख सकते हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम दिग्गजों को कर्नाटक चुनाव में झोंक चुकी है। जैसे कि हम लगातार बता रहे हैं, कर्नाटक को फोकस करके बीजेपी यहां पर एक बड़ी रणनीति पे काम कर रही है और इस समय मध्य प्रदेश में भी हालांकि चुनाव है साल के अंत में, लेकिन इस समय पूरा फोकस भारतीय जनता पार्टी का कर्नाटक पे जा टिका है और अपने तमाम जो पार्टी के नेता हैं उन्हें कर्नाटक के रण में उतार दिया गया है। तो कर्नाटक चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 10 मई को यहाँ पर मतदान होना है। 13 मई को चुनाव के परिणाम आएंगे और इस बीच लगातार हम देख रहे हैं जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अब मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी कर्नाटक चुनाव को लेकर यहाँ पर प्रचार करने पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के, वो भी चुनाव प्रचार में स्टार प्रचारकों में शामिल हैं। इससे पहले छत्तीसगढ़ के भी पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह सहित तमाम बड़े नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक चुनाव के लिए कर्नाटक की ओर रवाना कर दिया है। चुनाव प्रचार करेंगे और अभी ताज़ा अपडेट हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी अब कर्नाटक चुनाव में प्रचार करने पहुंच रहे हैं। अगली खबर कुश्ती के दांवपेचों से जुड़ी हुई है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर की मांग को लेकर अब विनेश फोगाट समेत 8 पहलवान सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की जाए, एफआईआर दर्ज की जाए। इस पूरे मामले को लेकर पहले भी जांच समिति का गठन हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी जाँच समिति की जो कार्रवाई से पहलवान नाखुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जाँच समिति ने उनसे कोई भी चर्चा नहीं की, ना ही उनके फ़ोन कॉल रिसीव किए। इस बीच विवाद को बढ़ता देख भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव को टाल दिया गया है, रोक दिया गया है। ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है और इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने भी वर्ल्ड फेडरेशन, माफ़ कीजिएगा, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि WFI से की जांच समिति की जो रिपोर्ट है उसकी कॉपी मांगी है। यानी कि कहा जा सकता है कि अब संभवतः सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ एक नया मोर्चा खुलता जा रहा है और यहाँ पर वो कठिनाई में फंस सकते हैं। दतिया में सोमवार को मां पीताम्बरा प्रकटोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया सहित लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं ने मां की रथ यात्रा में शामिल होकर रथ को खींचा। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। पूरी पीताम्बरा नगरी जो है मां के पीत रंग से यानी कि पीले रंग से रंगी नजर आई। सभी लोग यहाँ पर कहा जा सकता है कि एक उत्सव का एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। और यहाँ इस दौरान देखिए, आप तस्वीरें देखिए, आप कितना बृहद नज़ारा है। तो ये अद्भुत नज़ारा आपने देखा किस तरह से यहाँ पर दतिया में मां पीताम्बरा का प्रकटोत्सव मनाया गया। मां पीताम्बरा का प्रकटोत्सव के दौरान यहाँ पे लाखों की तादाद में श्रद्धालु जुटे और हमने देखा कि माई के लोक की भी मांग यहाँ पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने की। मध्य प्रदेश में जैसे श्री महाकाल लोक की स्थापना की गई है, जैसे कि ओमकारेश्वर में एकात्म लोक की स्थापना की गई है, उसी प्रकार दतिया में भी माई के लोक की स्थापना की मांग यहाँ पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने की। आपको बता दें कि इस दौरान जो लाखों श्रद्धालु दतिया नगरी पहुंचे उनके लिए निशुल्क होटल्स और धर्मशाला की व्यवस्था की गई थी। यानी कि किसी भी होटल में, किसी भी धर्मशाला में, किसी भी लॉज में अगर आप ठहरते हैं तो वहां पर निशुल्क व्यवस्था की गई थी। ये अपने आप में कहा जा सकता है कि अनूठा एक अवसर था जहां पर पूरी की पूरी दतिया नगरी आयोजक के तौर पर मौजूद रही और श्रद्धालुओं को अपने में समा लिया। और आपको ये भी बताएं कि इस दौरान काफ़ी जो लोग हैं उन्होंने अपने घरों के दरवाजे भी खोल दिए, होम स्टे दिए, तमाम श्रद्धालुओं को अपने घरों में ठहराया और उनके भोजन की व्यवस्था भी की। जो पूरी तरह से उत्सव के रंग में नजर आई दतिया नगरी और अपने आप में एक अद्भुत यहाँ पे नज़ारा देखने को मिला। रथ यात्रा में लाखों की तादाद में श्रद्धालु शामिल हुए। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा स्वयं आयोजक बनकर, जो कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, लगातार इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सक्रिय भूमिका निभाते हुए दिखे। और जो श्रद्धालु और तमाम जो संत महात्मा यहाँ पहुँचे थे, माई के जयकारे लगा रहे थे। आप रथ देख सकते हैं, इस बहुत ही सुंदर इस रथ को, आकर्षक इस रथ को खींचते हुए जो है सब अपने अपने मनोकामना मांग रहे थे। मान्यता यह है कि इस रथ को हाथ लगाने से, इस रथ यात्रा के दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है।
आपको बता दें कि साल 1935 में इस मंदिर को इस मौजूदा स्वरूप को देने में यहाँ के स्वामी जी की एक अहम भूमिका रही थी। और अब धीरे धीरे कहा जा सकता है कि दतिया, जो कि पहले बीहड़ क्षेत्र माना जाता था, लेकिन अब एक बड़ी धार्मिक नगरी के तौर पर पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में अब दतिया नगरी की एक स्थापना हो चुकी है। और उसमें ये रथ यात्रा और स्थापना दिवस समारोह अपने आप में पूरी की पूरी कहानी को बयां करता है। आपको ये भी बता दें कि सोमवार को ही यानी कि 24 अप्रैल को ही दतिया का गौरव दिवस भी मनाया जाता है, यानी कि दतिया माँ पीताम्बरा के प्रकटोत्सव के साथ ही दतिया का गौरव दिवस को भी जोड़ा गया है। और इस दौरान बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, जो कि दतिया माँ पीताम्बरा मंदिर ट्रस्ट की अध्यक्ष भी हैं, तो वो भी वहाँ पर मौजूद रही। तो पब्लिक फर्स्ट में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जुड़े रहिए पब्लिक फर्स्ट के साथ, देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। ये है इंडिया फर्स्ट।